किसी पर कोर्ट केस करने से पहले पूरी योजना कैसे बनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, किसी पर कोर्ट केस करना कोई मजाक नहीं है। उसके बहुत सारे परिणाम निकल सकते हैं, जो आपके पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं, आपके फेवर में भी हो सकते हैं, आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। और उन परिणामों से आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है, साथ ही साथ आपका धन भी काफी बर्बाद हो सकता है, समय भी काफी बर्बाद हो सकता है। अगर आप मन बना चुके हैं कि समझौते से काम नहीं चलेगा, केस करना ही पड़ेगा, सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, पानी नाक से ऊपर जा चुका है, केस करना ही करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ योजना बनानी पड़ेगी। पते की बात बताने वाला हम, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को आप फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। सबसे पहले तो कागजों से संबंधित आपको तैयारी करनी है, पहली बात। दूसरी, आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर, मानसिक तौर पर तैयार होना है, उसकी पूरी तैयारी करनी है। तीसरा, फाइनेंशियल प्रबंध, यानी कि पैसों की जुगत, एडजस्टमेंट और उसका जो भी है, जो कोर्ट कचहरी में आपका पैसा खर्च होगा, उसकी व्यवस्था करनी है। इन्हीं बातों को हम डिटेल में भी समझेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा विस्तार से बताऊंगा। आपका केस या तो सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। क्रिमिनल होगा तो उसके बारे में पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, पूर्व योजना बनानी पड़ेगी। मतलब केस ऐसे ही नहीं किया जाता कि बैठे हैं चलो यार केस कर सकते, उसके परिणाम कुछ बहुत अलग तरीके से हो सकते हैं। ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं आपके फेवर में आ गया तो अच्छी बात है, फेवर में नहीं आया तो आपको बहुत चीजों का नुकसान भी सहना पड़ सकता है। मान लो किसी अन्य व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई अपराध कर दिया, किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, तो उस समय तो बिना देरी किए आपको पुलिस थाने जाना है, संबंधित धाराओं में केस दर्ज करवाना है। क्योंकि FIR में अगर आपसे देरी हुई तो वो आपके केस के लिए नुकसानदेह है, वो आपके केस के लिए सही नहीं है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करने हैं, आपने अगर शिकायत देने में गैप कर दिया, शिकायत देने में टाइम लगा दिया, इस दौरान जो एविडेंस थे उनको खत्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, या उनसे यूं कहें कि सबूतों के साथ छेड़खानी की जा सकती है अगर आपने FIR करने में देरी की तो। अगर एकदम ऐसे कोई अपराध हो जाता, उस समय की बात बता रहा हूं, उस समय आपको सीधा पुलिस थाने जाके। अब आगे है कि मैंने अब आपको बताया कि इसके लिए 3 तरह की योजना बनानी पड़ेगी। पहली है कागजी, दूसरी है मानसिक तौर पर, तीसरी है फाइनेंशियल तैयारी। कोई भी केस है वो कागजों के आधार पर लड़ा जाता है, हवा में नहीं लड़ा जाता। कि भाई कोई भी कंप्लेंट एविडेंस मांगती है, जज को नहीं पता होता कि भाई कौन सही बात कर रहा है, कौन क्या है। कोर्ट को इस बारे में नहीं पता होता है, सच्चा कौन, झूठा कौन, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बात कहेंगे कि वो कहेगा कि ये झूठ बोल रहा है, वो कहेगा कि ये झूठ बोल रहा है। एक का वकील कहेगा कि मेरा पक्ष सही है, दूसरे का वकील कहेगा कि मेरा पक्ष सही है। दोनों अपने अपने गवाह, सबूत, दस्तावेज, ये सारा कुछ पेश करेंगे। तो पहली बात तो निकल के आएगी कि कोर्ट सबूतों और गवाहों को मद्देनजर ही फैसला ले पाएगी। यानी कि सबूतों को आधार पर, गवाहों के आधार पर ही निर्णय ले पाएगी, फैसला ले पाएगी। क्योंकि कोर्ट किसी के अंदर तो नहीं झांक सकती, अंदर झांक सकता है तो ऊपर वाला, उसका फैसला अलग ही होता है। आपने वकील साहब से मिलकर योजना बनानी है कि आपके साथ ये जो हुआ वाकया, ये मुकदमा, ये मेरा केस है, ये इसके डॉक्यूमेंट है। वकील साहब आपसे कहेंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाइए, ये दस्तावेज ला कर दीजिए। उन दस्तावेजों को लाने का आपको पुरजोर प्रयास करना है, कि भाई प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं है कि भाई वकील साहब ने कहा कि ये दस्तावेज लाओ, आप कह रहे हो यार है तो सही, याद से नहीं आ रहे कहाँ रखे हैं, ये मिले हैं, इनसे काम चला लो। आधे अधूरे कागजों से काम नहीं चलेगा। आप वकील के सामने अगर आप आधे अधूरे कागज वकील के सामने पेश करते हैं तो आपको ये कहने को मजबूर होना पड़ेगा कि आपका केस मजबूत नहीं है, वो कमजोर बनता है। मजबूत हाँ। वकील साहब को जितने ज्यादा से ज्यादा आप डॉक्यूमेंट उस केस से संबंधित देंगे, वो मुकदमा उसी तर्ज पर बनाएगा, और जितने ज्यादा उसकी फेवर में आपके केस से संबंधित डॉक्यूमेंट होंगे, उतना मजबूत आपका केस बनेगा। क्योंकि वकील साहब डॉक्यूमेंट में से अच्छे से, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो अच्छे से ड्राफ्ट कर पाएंगे। इसके लिए आप मत सोचिए, ये वकील साहब के ऊपर छोड़ दीजिए, वकील साहब का काम है, वकील साहब को सोचने दीजिए। आप बस आपके पास कोई रसीद, कोई कागज या कुछ
कुछ इस तरह से उससे संबंधित कोई वो चीज़ है तो वो आपके वकील साहब को प्रोवाइड करवाइए, चाहे फोटोकॉपी हो, असली हो, ओरिजिनल ईमेल पे हो, ऑडियो के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से, उन सबको एक इकट्ठा करके वकील साहब को दिखाइए, बतलाइए। दूसरी बात ये आती है कि जब डॉक्यूमेंट एविडेंस की बात करते हैं, पहले तो वकील साहब को सब कुछ दीजिए। दूसरा इसी के साथ का एक और पॉइंट है, एविडेंस की बात करते हैं। कई बार आपके वकील को लगेगा कि जो हम बात कानूनी तौर पर करना चाहते हैं, कोर्ट को पूरी तरीके से समझाना चाहते हैं, वो अच्छे से हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी आपको सबूत क्रिएट करने पड़ेंगे। क्रिएट करने का अभिप्राय ये नहीं है कि कोई फर्जीवाड़ा करना है ना, फर्जीवाड़ा नहीं है, मतलब कई बार सिचुएशन के हिसाब से सबूतों को इकट्ठा करना पड़ता है। म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब जैसे मान लो कोई आप आदान प्रदान करते हो किसी को, म्यूचुअल ट्रस्ट पर आपने कोई आपस में पैसे किसी को आदान प्रदान कर दिया, कुछ लिखित विखित हुआ नहीं या कोई और चीज़ है, वो सिर्फ ओरली चल रही है, वर्बली चल रही है, उसके लिए अगर आपने मन बना लिया है कि भाई अब इस आदमी से गड़बड़ कर दी है, इसके खिलाफ केस करना पड़ेगा, तो आप वकील साहब के पास जाइए और उनसे कुछ पूछिए कि सबूत क्रिएट करने की बात हो रही है कि ऐसा कुछ मेल कीजिए जिससे, या उससे कुछ ऐसी बातचीत करिए कि ऐसा लगे कि वो जो बात आप उगलवाना चाह रहे हैं वो उगल दे, मतलब बतला दे। इस तरीके से भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। मान लो आपने पूछा, वो नकार भी नहीं रहा है, तो ये भी चीज़ें आपकी फेवर में आ सकती हैं। कोई मेल डाल दिया आपने, उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन उसमें जैसे कोई बात लिख दी कि अगर आपने 2-3 दिन या कुछ दिन के अंदर इसका कोई रिप्लाई नहीं किया तो हम ये समझेंगे जो हमने फैक्ट लिखे हैं उनसे आपको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे बहुत से तरीकों से सबूत को इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठे किए जाते हैं। कुछ ना कुछ तरीका, कुछ ना कुछ जुगत लगानी पड़ती है सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। एक केस में एक किस्सा सुनाता हूँ। एक केस में देखा कि किसी ने खाली लिफाफा, मतलब उसकी रजिस्ट्री करवा दी, जो रजिस्ट्री कराई उसके अंदर डॉक्यूमेंट थे, स्पीड पोस्ट से भेज दिया, लेकिन उसके अंदर जो कागज रखे, खाली कागज रखे सबूत इकट्ठा करने के लिए। जब कि भाई हमने तो इस फला तारीख को स्पीड पोस्ट कर दिया था, या यूं कहीं कि उसमें लीगल नोटिस डाल दिया था, इससे संबंधित जो भी उस सिचुएशन से संबंधित जो भी कागज थे वो हमने भेज दिए थे, ये उसकी तारीख है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका स्पीड पोस्ट है, ये देखो। अब लिफाफा तो प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन जब लिफाफे को खोला गया वो निकला खाली, उसमें निकले कोरे कागज, बिल्कुल खाली। अब ये देखो, अब क्या हुआ कि उसने सोचा, जिसने रिसीव किया, कि यार भेजने वाले का दिमाग थोड़ा हिल गया होगा, कागज जो भेजने थे वो भेजा नहीं, खाली भेज दिए, चलो छोड़ो, लग जाओ काम पे। अब कोर्ट में वो क्या कहेगा, वो कहेगा ये देखो साहब, ये रही मेरे पास रसीद, मैंने इस तारीख को, फला तारीख को स्पीड पोस्ट करके ये सारे डॉक्यूमेंट उसको भेज दिए। अगर मैं कहूंगा कि भाई कागज मिले लेकिन खाली थे, और जज साहब को तो नहीं पता ना कि मैं सच बोल रहा हूं कि ये सच बोल रहा है, उसके पास तो सबूत है कि ये देखो कागज दिखा रहा है, रसीद दिखा रहा है कि मैंने फला तारीख को इसके पास भेजे। इसी के साथ साथ गवाहों की और सबूत की श्रेणी में कागजों का बड़ा महत्व है। कागजों के अलावा जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है गवाहों को ढूंढना। अब कोई केस है कि मेरे इस व्यक्ति के जो गवाह कौन बनेंगे, उनसे बातचीत कीजिए। अगर उनमें कुछ ना कुछ उसके आपके खिलाफ हैं, आपके पक्ष में हैं, तो उनसे बातचीत कीजिए कि भाई मैं इस व्यक्ति के खिलाफ केस करने वाला हूं, क्या तुम मेरी फेवर में बात करेगा या फिर मेरी फेवर में गवाही देगा। ऐसा तो नहीं कि वो समय आने पर आपके खिलाफ ही बयानबाजी कर दे। तो इन चीज़ों को भी आपको मैनेज करना है, समझना है। ये भी देखना है कि आपके खिलाफ कोर्ट जो जा रहा है, वो केस करने जा रहा है, उसके पास सबूत क्या है। उसके पास मान ले आपके पास कोई 2-3 सबूत हैं और उसके पास 10-12-15 सबूत हैं, और उसके जो सबूत हैं वो आपसे काफ़ी मजबूत हैं, प्रमाणित भी हैं, और जो आपके सबूतों पर भारी पड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी जानने की कोशिश करनी है कि भाई सामने वाले के पास ऐसा क्या आपने सबूत छोड़ा, ऐसा क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट छोड़ा जिससे उसका पक्ष मजबूत हो जाए, या आपके पास ऐसा क्या है जिससे आपका पक्ष मजबूत होता हो। कुछ लीगल पहलुओं से ये समझना पड़ेगा। एक और बात है, न्यायिक क्षेत्र क्या बनेगा, जुडिक्शन क्या बनेगी, वाकया कहाँ हुआ, धोखा कहाँ हुआ, क्या कहाँ घटना कहाँ हुई,
उसकी जुडिक्शन कहाँ बनेगी, ठीक है। अगर जुडिक्शन भी नहीं, जुडिक्शन गलत हुई तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक समय सीमा होती है कि इस समय के अंतराल में आपको केस डालना है। सही, अगर आपने गलत कोर्ट में केस डाल दिया तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा, आपका सारा समय सारी मेहनत हो जाएगी खराब। कि इसके बाद आता है, जैसे कोर्ट में होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, वो किस पर होता है, वो केस डालने वाले के ऊपर होता है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो रहेगा केस डालने वाले के ऊपर। कोर्ट में प्रूव उसी को करना है कि भाई ये केस, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये है जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जिसने केस किया उसको प्रूव करना उसी की जिम्मेदारी है। इसमें आपका समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, इन सभी चीजों का रखना है ध्यान। अगली तैयारी क्या करनी है, अगली तैयारी आपको मानसिक तौर पर तैयार होना है, ठीक है। यहां जो कह रहा हूं उसके बहुत सारे मापदंड हो सकते हैं। उसके लिए आपके परिवार पर भी आपके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं कि परिवार क्या कहेगा, क्योंकि केस करने में बड़ी एनर्जी लगती है, दिमागी तौर पर भी बहुत एनर्जी लगती है। एक ना संतुलन बिगड़ जाता है, परिवार वाले भी साथ नहीं देते। परिवार वाले भी कहते हैं यार अच्छे ठीक ठाक चल रहा था, यार अच्छा खासा चल रहा था, कहाँ तूने पंगे में फंसा दिया हमें। इन चीज़ों का बहुत प्रेशर होता है। तो आपको परिवार वालों के साथ मिलके उनसे बातचीत करके, क्योंकि परिवार वालों का साथ नहीं होगा तो प्रेशर यूं समझो कि दोगुना चौगुना हो जाता है। अगर उनका साथ हो तो बहुत केस लड़ना थोड़ा हौसला रहता है, आसानी रहती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि चलो एक बात और है, मान लो केस किया आपने, आप जीत गए, वो हार गया, वो आगे हाई कोर्ट चला जाएगा, आपको भी जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ठीक है, आपको भी वहां जाना पड़ेगा। मान लो आप हार गए, ये आपको पहले मानसिक तौर पर तैयारी करनी है कि अगर मैं यहाँ हार गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया, क्या मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इन सारी चीजों की भी तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद है फाइनेंशियल तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते, क्योंकि न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलता, न्याय कई बार बहुत खर्चीला मिलता है। आपको तैयार होना पड़ेगा कि अगर उस लेवल पर भी अगर जाना पड़ा तो इतना समय लगेगा, इतना ट्रैवल, इतना आना जाना, इतना खर्चा लगेगा, क्या मैं उस खर्चे को सहन कर सकता हूँ, मेरी इनकम कितनी है। इन सभी चीज़ों को देखकर, सभी चीज़ों को समझकर वकील साहब से भी बात करके अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए। एक वकील के पास जाइए, दूसरे के पास जाइए, 3 के उस सेट बना लीजिए, सबको दिखाइए, पूछिए कि भाई आपके जो केस करने वाले हो उसमें कितना तंत्र है। ऐसा तो नहीं कि आप हवा में तीर चला रहे हो कि भाई देखेंगे इस आदमी को तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। लेकिन वकील साहब ही टेक्निकली लीगलिटी में वो समझ पाएंगे और आपको समझा पाएंगे कि आपके केस में दम कितना है, तंत्र कितना है। इन्हीं सब बातों को देखकर ही आपको फैसला लेना चाहिए, फाइनेंशियली, मेंटली और कागजी तौर पर। ऐसा ना हो कि घर वाले भी कहें यार तूने अच्छा पंगा ले लिया, सही चल रहा था, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, अब कभी कोर्ट में जाओ, कभी कचहरी जाओ। जिसने 2-3 केस अपने हाथों से निकाल लिए वो तो समझ सकता है कि कोर्ट कचहरी का प्रोसेस क्या होता है। मान लो आपने पहला ही केस किया तो भैया बहुत मुश्किल होता है, आपका मेंटली तौर पर आप बहुत परेशान हो जाओगे। उसकी आपको मेंटली तौर पर स्ट्रांग होना है अपने उससे, तभी आप उन सभी चीज़ों को समझकर आपको केस करने की तैयारी करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जितना खर्चा हो गया और आपका केस में कोई तंत्र भी नहीं था, मतलब इतने की मुर्गी नहीं थी, इतने का मसाला लग गया। उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरी इस तरीके से आप योजना बनाओगे तो आप केस को अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप केस के न्याय पा सकते हैं और कहीं ना कहीं आप पहुंच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू।